के ऊपर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे टेक्निक्स, नॉलेज और स्किल को यूज़ करते हैं फॉर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। पीपल को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो एक्टिविटी का एक सिंगल पर्सन टास्क नहीं है, बाद में हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, पीपलबिलिटी आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव्स हमने प्रोजेक्ट में भी देखे थे और वही ऑब्जेक्टिव इधर भी है, रिजल्ट होना चाहिए। अगर मैं जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब भी हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स होते हैं मतलब गारंटी दे रहा है, तो समझ लीजिए कि काम करते हो तो आपको डेवलपमेंट एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, एडवांसमेंट नॉलेज का एग्जाम। सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स होती है, उनके बीच में भी कंपटीशन चलते रहते हैं, मशीनरीज आती रहती है, टेक्नोलॉजिकल यूजेस होते रहते हैं। तो हमारा नॉलेज का यूज़ करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमको एम्प्लॉइज कम, मेरे 100 एम्प्लॉइज थे तो बाद में मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे 85 प्रोजेक्ट ओनर है या फिर जो कस्टमर है जिसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से हम वो प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आता है, टेक्निक आती है, टूल्स मशीनरी यूज करके हम एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट घटाते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से या फिर आउटसाइड द कंट्री कहीं के भी हो तो हम उसको हायर कर लेते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया था, प्लान किया था, उसके हिसाब से हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, को लाने के लिए हम उसमें प्रोजेक्ट में कंट्रोल अगर रिक्वायर्ड है लिए या फिर हमारे प्रोजेक्ट को कितने नंबर ऑफ लेबर्स लगेंगे करवा सकते हैं। लाइन ऑफ बैलेंस में हम पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी एट टाइम करवा, पहले करना चाहिए बाद में कौन सा काम करना चाहिए ये डिसाइड होता है। अभी क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट स्कोप डिफरेंट होता है, लेकिन हमारा वो एक किसी दूसरे मैनेजमेंट की तरफ भी मतलब फंक्शनल इंक्लूसिव मेथड कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं कवर कर लिया है। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं मनोज शंकर जगनाड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर DGICM नागपुर। DGR के 186 बैच के सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की। सो व्हाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट। तो मैनेजमेंट मतलब क्या है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और बाद में मैनेजिंग द रिसोर्सेस, मतलब जो भी हमको मटेरियल लगेगा हमारा काम करने के लिए उनको मैनेज करना। अब रिसोर्सेस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है, मशीनरीज हो सकता है, लेआउट्स हो सकता है या फिर ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है जो हमारे वर्कर्स हैं। तो इन सबको मैनेज करना और हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और अगर हम प्रोजेक्ट के ऊपर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसका PMBOK दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, जो एक तरह का गाइड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसने भी डिफाइन किया है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ knowledge, skills, tools and techniques to achieve project objectives। मतलब क्या होता है, देखिए जब हम अपने नॉलेज को, स्किल को और जो भी टूल्स हम यूज़ करेंगे, मशीनरीज यूज़ करेंगे, टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, तो हम ये सब यूज़ करते हैं क्यों, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो इस सब चीज़ों को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन। मतलब हम अपनी टूल्स, टेक्निक्स, नॉलेज और स्किल को यूज़ करते हैं फॉर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह का डेफिनेशन हमको PMBOK दैट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज ने बताया है, जो एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गाइड होता है। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इसमें देखिए क्या होता है, एक सिंगल पर्सन पूरे प्रोजेक्ट को नहीं हैंडल कर सकता क्योंकि उसको बहुत सारा हेल्प लगेगा, मल्टीपल क्रॉस फंक्शनल मैनेजर्स लगेंगे, हर कोई सारे कामों में पूरा एक्सपर्ट नहीं होता तो उसको एक्सपर्ट टीम लगेगी। मतलब मैनेजमेंट जो है इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन टास्क। तो मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है ये सिंगल पर्सन टास्क नहीं है। दूसरा यह है कि अगर वो सिंगल पर्सन टास्क नहीं है सो मैनेजर शुड इंटीग्रेट मल्टीपल काइंड ऑफ पीपल। मतलब क्या होता है, एक मैनेजर को डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा और जो एक्सपर्ट है उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तब कहा जाके एक पर्टिकुलर बड़ा काम अच्छे से हो पाएगा। एक बड़े काम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, वो एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट को देंगे सो दैट ही विल हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो एक्टिविटी अगर पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स अगर हैंडल कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा, अच्छी क्वालिटी का वर्क करेगा। तो मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो इंटीग्रेट करता है क्रॉस फंक्शनल मैनेजर्स को। मतलब जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स है डिफरेंट फील्ड के, उनके हाथों से वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा लेता है विथ हायर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। बाद में हम बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैनेजमेंट के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी। मतलब
अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप कोई बड़ा काम करते हो तो आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ता है, लेकिन उसका नुकसान नहीं होना चाहिए या फिर डिसीजन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अगर वो एक पर्टिकुलर डिसीजन रॉन्ग हो गया तो उसमें से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे या फिर जो भी उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी लेने वाला एक अकाउंटेबल इंसान वहाँ पे होना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट वो काम करता है कि वो सारी जिम्मेदारी ले लेता है। ठीक है। बाद में हमको ये भी देखना पड़ता है कि जो भी हमारे काम चल रहे हैं उसमें हमको सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमको HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और IT जो भी टेक्नोलॉजिकल यूजेस हम करने वाले हैं उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा एक सिंगल पर्सन टास्क नहीं है, बाद में हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है पीपल को, बाद में क्रॉस फंक्शनल लोगों को एकत्रित लाके इंटीग्रेट करके हमको काम करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें हमको हमेशा ऑब्स्टेकल्स मिलते रहते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स को पार करके हमको हमारा वर्क कंप्लीट करना होता है। और इतना ही नहीं तो हमको HR को सपोर्ट करना होता है, हमारे वर्कर्स को सपोर्ट करना होता है, और जो भी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है मतलब IT टीम है उनको भी हैंडल करना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है। बाद में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये ऑब्जेक्टिव्स हमने प्रोजेक्ट में भी देखे थे और वही ऑब्जेक्टिव इधर भी है, मतलब कोई अलग नहीं है। हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो हमको एक मकसद पहले तो डिसाइड करना होता है, मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा मकसद क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट। किसी का मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, तो किसी का एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है उनको, उनकी इच्छा होती है कि ऐसा कुछ तो भी रिजल्ट होना चाहिए। अगर मैं अपने खेत में खेती कर रहा हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट है खेती करना, तो मेरे मन में प्रॉफिट कमाने का तो है ही, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना चाहता हूँ, अच्छे क्वालिटी का क्रॉप अपने खेत में लाना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड रिजल्ट हो सकता है कि मैं ये चाहता हूँ करके मैं कोई काम अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब भी हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बुक बनाया गया है उसमें उन्होंने ध्यान दिया है कि ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, उनको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करना है, इसके हिसाब से वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। तो बाद में जब हम ध्यान देंगे आगे तो हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो हमको सबसे पहले मकसद क्या है हमारा वो डिसाइड करना पड़ता है। बाद में हमको ध्यान देना पड़ता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी होगा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा देगा। देखिए एक बात बताता हूँ, क्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट गिव्स द इंश्योरिटी अबाउट द परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपको कोई परफॉर्मेंस के बारे में अगर इंश्योरिटी दे रहा है, मतलब गारंटी दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्वालिटी है। अगर आप अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। ठीक है। बाद में मतलब पहला होता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बाद में होता है परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। जो थर्ड होता है हमारा वो होता है कॉस्ट यानी कि बजट। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, कोई बड़ा काम करते हो, तो आपको पहले से ही निर्धारित करना पड़ता है कि आपको कितना पैसा लगेगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही निर्धारित नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर आप अंडर एस्टिमेट कॉस्ट लेते हो, मतलब आपने कम पैसा ले लिया और जब आप काम कर रहे हो तो आपको पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए तो आपका प्रोजेक्ट एक तो कंप्लीट भी नहीं होगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको चाहिए थी वो तो मिलेगी नहीं, जो मनी आपने इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक पर्टिकुलर बजट बनाना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले सब कुछ मैनेज कर लेना है, तो कितना कॉस्ट लगेगा उसका आपको क्या बनाना पड़ता है, बजट। तो पहला क्या है हमने सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा क्या है परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, तीसरा है हमारा बजट, और जो फोर्थ है वो होता है हमारा टाइम टू कंप्लीशन। यानी कि ये क्या होता है, आपको कितना वक्त लगेगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है। इसके ऊपर आपका लेबर कॉस्ट होता है, क्योंकि लेबर अगर एक भी दिन ज़्यादा हो गया और आपके अगर प्रोजेक्ट में 100 लेबर्स काम कर रहे हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है एक ही दिन से। तो इसीलिए आपको टाइम टू कंप्लीशन भी डिसाइड करना होता है, आपको लेबर कॉस्ट भी निकालना होता है, उसी हिसाब से आपका बजट बनता है। ठीक है। तो हमारा 4 ऑब्जेक्टिव्स है, सिंपल एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बाद में परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, थर्ड होता है हमारा बजट बनाना, और फोर्थ होता है हमारा क्या होता है, टाइम टू कंप्लीशन, मतलब कितना वक्त लगेगा। तो मैनेजमेंट के ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। बाद में हम देखेंगे
अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले है कंप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्या है? देखिए, अगर हम कोई एक प्रोजेक्ट आज कंप्लीट करते हैं तो 6 महीने के बाद हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो लेवल है वो बढ़ जाता है। मतलब आज जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, आज हमने जो बिल्डिंग बनाई है, 6 महीने के बाद उस टाइप का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूस डेवलपमेंट शुरू है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट करता है। मतलब डेवलपमेंट हर जगह पे चाहिए होती है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट आज हमने बनाया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके, वो 6 महीने के बाद पुराना हो जाता है। मतलब उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से कंटिन्यूस डेवलपमेंट आते रहते हैं, और जो प्रोजेक्ट हमने आज बनाया था वो 6 महीने के बाद उस डिज़ाइन को पुराना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। इसलिए उसको बोलता है कि, इसलिए हम बोलते हैं कि उसका कंप्रेशन ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब वो जो प्रोजेक्ट है उसका जो प्रोडक्ट बनाया है हमने, मतलब हम जो भी काम करते हैं वो काम पुराना हो जाता है 6 महीने के बाद। उसी को बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो हमारा सेकंड होता है वो होता है ग्लोबल कंपटीशन। जब ग्लोबल कंपटीशन मतलब क्या है? आज हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना जानता है, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, टाइम कम कर देता है, कॉस्ट कम कर देता है, और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी कम कर देता है। तो इससे क्या होता है? एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हम जब भी एडवांसमेंट करते हैं, जब टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, एडवांसमेंट नॉलेज का मतलब हम यूज़ जब करते हैं, तो हमारा कॉस्ट और कम हो जाता है। तो हमको अगर मार्केट में कंपटीशन में बना रहना है तो हमको कॉस्ट कम से कम कैसे लगेगी, क्वालिटी अच्छी कैसे मिलेगी और टाइम कम कैसे लगेगा, इसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स होती है, उनके बीच में भी कंपटीशन चलते रहता है। ठीक है। बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है नॉलेज एक्सप्लोजन। मतलब क्या होता है? देखिए, नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स आती रहती हैं, मशीनरीज आती रहती है, टेक्नोलॉजिकल यूजेस होते रहते हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है दिन ब दिन। उससे क्या होता है कि हमारा नॉलेज बढ़ जाता है, हम और नई तकनीकें पता कर लेते हैं, हमको मालूम हो जाती है, और हमारा कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का वो दिन ब दिन घटते जाता है। कभी कभी कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग जो हमारा नेक्स्ट है, उसमें क्या होता है कि हमने अभी बोला जब हम टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो हमको एम्प्लॉयज़ कम लगेंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? जब हम मशीनरीज़ का यूज़ करते हैं तो हमको एम्प्लॉयज़ कम लगते हैं, और हम एम्प्लॉयज़ को फिर डाउन साइज़ कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। मतलब पहले प्रोजेक्ट में अगर मेरे 100 एम्प्लॉयज़ थे, तो बाद में मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे 50 ही एम्प्लॉय लगेंगे, क्योंकि मैं लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करूँगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत कम होगा। तो ऐसे क्या होता है, इसमें जब मैं एम्प्लॉयमेंट को घटा देता हूँ तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, मतलब मैंने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया है। ठीक है। बाद में जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो नेक्स्ट होता है हमारा इंक्रीज्ड कस्टमर फोकस। मतलब जब भी जिस भी काम के ऊपर हम, मतलब जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो जिसका प्रोजेक्ट ओनर है या फिर जो कस्टमर है जिसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं, या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से हम वो प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो कस्टमर फोकस अप्रोच अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है। बाद में रैपिड डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड और क्लोज्ड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब सीधा होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे नई रिवोल्यूशनरी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत बढ़ गया है। हर जगह पे बहुत ज़्यादा हमको मल्टीपल नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक तरह से सारा जो वर्ल्ड है, सारी जो कंट्रीज़ है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। तो इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड है, और जो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा उसको वो लोग हायर कर लेते हैं। पूरे कंट्री में कहीं पे भी हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है, कहीं भी पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हायर कर लेते हैं फ्रॉम विद इन द कंट्री और मे बी फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में से अगर कोई मिलता होगा तो हमारे कंट्री में से, अगर हमको बेस्ट क्वालिटी की जो टीम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो अगर बाहर की कंट्री से मिलती है तो हम बाहर से भी टीम मंगवाते हैं, या फिर हमको जो क्वालिटी मटेरियल बाहर से मंगवाना होता है वो भी हम मंगवाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसा होता है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमारा जो इकोनॉमी होता है वो क्लोज्ड होता है। तो इस तरह से हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या क्या है। कंप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब जैसा प्रोडक्ट आज हम बनाएंगे वो कुछ दिनों के बाद नया नहीं रहेगा, उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमेशा डेवलपमेंट होते रहता है, तो वो नया नया प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो और एडवांस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट होता है ग्लोबल कंपटीशन। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स है, वो जब भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो लो कॉस्ट में हाई इफिशिएंसी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमको उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, तो ग्लोबली इसका कंपटीशन चलता है। बाद में नॉलेज एक्सप्लोजन, जैसे जैसे एडवांसमेंट आता है, टेक्निक आती है, टूल्स आते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है कि कैसे हम अपना एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बाद में नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग। हमको एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कैसे कम से कम एम्प्लॉय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाए, इसके ऊपर इस पर ध्यान दिया जाता है। टूल्स मशीनरीज यूज़ करके हम एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट घटाते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन साइजिंग। तो बाद में इंक्रीज कस्टमर फोकस के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। और रैपिड डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड क्लोज इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी एडवांसमेंट कंटिन्यूसली आ रहे हैं, अगर हमको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम अच्छी लगती है तो हम वो विद इन द कंट्री या फिर आउटसाइड द कंट्री कहीं की भी हो तो हम उसको हायर कर लेते हैं। और हम डिपेंडेंट है बेस्ट क्वालिटी मटेरियल्स के लिए किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, तो हम वो क्वालिटी मटेरियल भी मंगवा लेते हैं। मतलब हमारा जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो ये हमको पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जनरली? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बाद में फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट डायरेक्शन एंड कंट्रोल। मतलब देखिए इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, हमको ध्यान देना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शुरुआत में जब हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले होते हैं उसके लिए हमको सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि हम मतलब पूर्व निर्धारित करना पड़ता है कि हम ये प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ से इसका रिक्वायरमेंट जो है वो अरेंज करेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। बाद में फाइनेंसिंग, क्योंकि हमको कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में भी हम उसके बारे में भी पहले से डिसाइड कर लेते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं प्रोजेक्ट का और फिर प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो जब हमारा पूरा अरेंजमेंट हो जाता है तो प्रोजेक्ट जैसे हमने डिसाइड किया था, प्लान किया था, उसके हिसाब से एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। और बाद में जब वो एक्शन प्लान चल रहा होता है तो उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करके हम अगर हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और वो प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रोसेस करवाते हैं। और फिर बाद में हमको जैसा रिज़ल्ट चाहिए है उस रिज़ल्ट को लाने के लिए हम उसमें प्रोजेक्ट में कंट्रोल अगर रिक्वायर्ड है तो कंट्रोलिंग भी करते रहते हैं। तो सिंपल है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाइड होते हैं वो होते हैं सबसे पहले प्लानिंग, बाद में ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फाइनेंसिंग, बाद में इम्प्लीमेंटेशन, बाद में डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग। तो इस तरह से ये सारे प्रिंसिपल्स है जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाद में जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक जनरली टेक्निकल वर्ड है प्रोजेक्ट को मैनेज करना, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का भी यूज़ होता है। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए या फिर हमारे प्रोजेक्ट को कितने नंबर ऑफ़ लेबर्स लगेंगे, कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट लगेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए एक चार्ट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस कब शुरू होगा, उसको कितने दिन में ख़त्म होना है और एक टाइम पे हमको कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लगेंगे और एट ए टाइम हमारी कितनी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट में शुरू है। तो ये सारी डिटेल्स हमको गैंट चार्ट दे देता है। बाद में जो सेकंड होता है टूल वो होता है लाइन ऑफ बैलेंस। इसमें हम कौन सा वर्क हमको कब करना है ये डिसाइड कर लेते हैं, इसका शेड्यूलिंग कर लेते हैं, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ बैलेंस। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, कौन सा वर्क कब करना है वो हमको लाइन ऑफ बैलेंस बताता है। बाद में लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, ये भी एक तरह का सिमिलर है लाइन ऑफ बैलेंस की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है हम एक ही टाइम पे दो मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो दो पर्टिकुलर एक्टिविटी हम एट ए टाइम करवा सकते हैं। लाइन ऑफ बैलेंस में हम पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी एट ए टाइम करवाते हैं। बाद में होता है नेटवर्क एनालिसिस कि हमको कौन सा काम पहले करना चाहिए, बाद में कौन सा काम करना चाहिए, ये डिसाइड होता है PERT से और CPM से। PERT होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें ये देखा जाता है कि हम कैसे काम करेंगे और हमारा जो टेक्निक है उसको रिव्यू करते हैं ताकि हमारा जो भी डिसीजन है वो सही हो और हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। क्रिटिकल पाथ मेथड ये होता है CPM। इसमें क्या होता है कि हमको पहले कौन सा एक्टिविटी करना है, बाद में कौन सा एक्टिविटी करना है, ये डिसाइड करना होता है।
जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो इससे हमारा कॉस्ट बचता है, प्रोडक्टिविटी आता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है। तो ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसका यूज़ करके हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग अलग करते हैं, जब एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट हम करते हैं तो हमको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो हमने जो पहले डिसाइड किया होता है कि स्कोप जो था हमारा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो वैसा हो नहीं पाता। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट स्कोप डिफरेंट होता है, लेकिन हमारा वो अचीव नहीं हो पाता जब हम एक्चुअली प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी कभी हम ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट सेट करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव नहीं हो पाते ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल्स या फिर कंस्ट्रेंट्स इन प्रोजेक्ट। मतलब हमको कुछ दिक्कतें आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोजेक्ट को करते वक्त, तो हम जो पहले मकसद से चलते हैं वो हम उतने लेवल तक हासिल नहीं कर पाते। बाद में कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए एक किसी दूसरे मैनेजमेंट की तरफ भी, मतलब फंक्शनल मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। अगर वो पर्टिकुलर दूसरा मैनेजर जिसकी हमको ज़रूरत है, वो अगर हमको वक्त पे हमारा काम करवा के नहीं देता तो भी हमारा प्रोजेक्ट हैम्पर होता है और हमारे प्रोजेक्ट में एक लिमिटेशन लग जाता है। कभी कभी हम एक्सक्लूसिव मेथड, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नई तकनीक यूज़ करते हैं, तभी भी हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, कभी कभी हैम्पर हो जाता है, मतलब हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब क्या है, लिमिटेशंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो इसके वजह से भी हमारे प्रोजेक्ट में हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों है, व्हाई मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्ट। बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लिमिटेशंस कौन सी आ सकती है। तो अब हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया है, आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।